बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, इन टेस्टी टेस्टी अचार में भी वही ऑयल यूज़ होता है जो कि हम अपने बालों को घना, लंबा और काला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरसों के तेल के ऑयल की। असल में कैनोला और सरसों में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनको साफ़ कैसे किया जाता है आज इस बारे में हम बात करेंगे। कोयलू से आप जो ऑयल लेके आते हैं वो कितना प्योर है, इसको कैसे चेक करना है कि ये खालिस है कि नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सरसों के तेल को पकाते हुए एक मखसूस सी तेज़ सी स्मेल होती है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें पकाते हुए जो झाग आती है उससे क्या मसले मसाइल होते हैं, आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको भी केमिकल से पाक हेल्दी कुकिंग ऑयल घर पे ही रेडी करना है तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सरसों या कैनोला के ऑयल को घर में ही अगर आपने प्यूरीफाई करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पे अदरक का लिया है, 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च हैं और मुट्ठी भर लहसुन है। देसी लहसुन है, 20 से 25 जवे हैं। अगर आपके पास आम लहसुन है तो 4 से 5 अदद बहुत हैं। और यहाँ पे मैंने कैनोला या सरसों का ऑयल जो भी आप यूज़ करें, इन दोनों को साफ़ करने का तरीका एक ही है। यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल लिया है 2 किलो। अच्छा, इन 4 चीज़ों के अलावा भी हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे। कब और किस पॉइंट पे ऐड करेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो चूल्हे पे हमने इसको चढ़ा दिया, आँच को हमने इंतहाई स्लो रखा हुआ है। अब इसमें हमने लहसुन ऐड किया है बारीक बारीक काट के। अगर आप चम्मच से इसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये 2 चम्मच बनते हैं। अगर आप देसी लहसुन यूज़ करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पतले और छोटे होते हैं, तो काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अदरक हम ऐड करेंगे। अदरक को आपने छील के उसके इस तरह से स्लाइस करके फिर ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च को भी मोटे मोटे पीसीस में काट के इसमें ऐड करेंगे, तो ये भी 2 चम्मच ही बनते हैं। तो अब बारी आती है प्याज की। प्याज को भी हमने मोटे स्लाइसिस में काट के इसमें ऐड करना है। सबसे ज़रूरी बात, जिस बर्तन में भी आपने ऑयल को प्यूरीफाई करना है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी कस ना उतरती हो और ना ही वो नॉन स्टिक हो। तो यहाँ पे आप स्टील का बर्तन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट होता है। ऑयल डालने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बर्तन मेरे ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा छोटा है। तो अगर आपके पास थोड़ा बड़ा बर्तन अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। अब चूल्हे की आंच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं ऑयल की वो जल जल के ख़त्म हो जाएंगी। आपने चूल्हे की आंच को दम वाली आंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। कभी भी चूल्हे को इतना तेज़ आपने नहीं करना है कि ऑयल में बहुत ज़्यादा उबाल आना शुरू हो जाए। इससे पहले भी सरसों के तेल को साफ़ करने की मैं 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों रेसिपीज़ इससे डिफरेंट हैं। एक में हमने इसे मुल्तानी मिट्टी के साथ साफ़ किया था और दूसरे में हमने गीले आटे के साथ इसे साफ़ किया था। उन रेसिपीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इन तमाम अज्जा की जो क्वांटिटी हमने ली है वो 2 किलो ऑयल के हिसाब से ली है। आप ऑयल कम या ज़्यादा जब ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने इनकी क्वांटिटीज़ को भी, चीज़ों की क्वांटिटीज़ को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये जो झाग इस पे आ रही है हल्की हल्की सी, इसमें अगर आपको मैल नज़र आ रही है तो साथ साथ उसको उतारते जाएं। इस पॉइंट पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है, इसलिए आपको ये ज़्यादा उबलता हुआ फील हो रहा है ऑयल। हालांकि ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं उबल रहा है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है कि सिस्टर एक तरफ तो कह रही हैं कि चूल्हे की आंच को आपने स्लो रखना है और दूसरी तरफ ये इतना ज़्यादा उबल रहा है। तो ये वीडियो की स्पीड तेज़ है, इस वजह से आपको इसमें बॉयल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जब ये अच्छा खासा उबल चुका है, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरे के 2 चम्मच ऐड करने हैं। आप चाहते तो सफ़ेद ज़ीरा पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ब्राउन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं और जो ज़ीरा है वो जल्दी काला हो जाता है, इसलिए हमने इसको बाद में ऐड करना है। तो इन तमाम चीज़ों के ऐड करने के बाद इसकी जो एक तेज़ सी खुशबू होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इस तरीके में आप ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड किया है, तो इसको प्यूरीफाई करने के बाद आपने इसको सर पे अप्लाई नहीं करना है। ये सिर्फ कुकिंग ऑयल है, मालिश करने वाला तेल नहीं है ये, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, उसे आप कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साथ ही साथ इसकी मैल हम उतारते जाएंगे जितनी भी हम उतार सकें। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने इसको कब तक पकाना है, तो आपने इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें प्याज और लहसुन जो हैं वो ब्राउन ना हो जाएं। आपने इनको जलाना नहीं है इसमें,
जस्ट इनको ब्राउन करना है, बिल्कुल इस कंडीशन में, ठीक है। तो ऑयल हमने 2 किलो लिया था और इन तमाम अज्जा का ये कलर आने तक हमें तकरीबन 1 घंटा लग ही जाएगा। वैसे तो आप चूल्हे की आंच को तेज़ करके इसको अगर जल्दी पकाएं तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन हमारा मकसद इसको ब्राउन करना नहीं है, हमारा मकसद है अपने कुकिंग ऑयल को प्यूरीफाई करना। तो चूल्हा बंद करने के बाद हम इसे फ़ौरन ही छान लेंगे, क्योंकि ऑयल जब गर्म होता है तो उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड की होती है वो अब काफ़ी देर तक कुकिंग प्रोसेस में रहता है और उसके कलर को मज़ीद डार्क कर देता है, ठीक है। तो ठंडा होने के बाद आप किसी भी प्लास्टिक की या शीशे की बोतल में इसे महफूज कर सकते हैं। मैं अपनी तमाम फ्राई चीज़ों के लिए और सब्जियों के लिए, गोश्त के लिए इसे ही इस्तेमाल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रिज़ल्ट आता है इसका। हाँ, बेकिंग में आप इसे इस्तेमाल मत करें। अक्सर लोग चावलों में भी इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो कोशिश करें कि फ़्राइड चीज़ें तो इसी में फ्राई करें। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जब चीज़ों को हम फ्राई करते हैं तो इस पे हल्की हल्की सी झाग आनी शुरू हो जाती है। तो झाग आपको क्या कहती है? मुझे तो कुछ नहीं कहती है। अक्सर लोग पकाने से पहले इसको बहुत ज़्यादा जला के इसमें से धुआं निकालते हैं और फिर स्लो आंच करके बाकी चीज़ें फ्राई करके अपना जो हांडी वगैरह वो पकाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उससे इसकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप एक हेल्दी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे हेल्दी वे में इस्तेमाल करें, ताकि उसकी जो सारी क्वालिटीज़ हैं उससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। एक और पॉइंट, कोशिश करें कि आप इतना ही ऑयल साफ़ करें जो कि 3 से 4 माह के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए। जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो सरसों के या कैनोला के सीड्स को घर में ही लेके रख लेते हैं और जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती है ऑयल की, साथ ही साथ निकलवा लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक। असल में ऑलिव ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है। इसके अलावा जिस तरह की डिशेस हम पकाते हैं, हम पाकिस्तानी और इंडियन लोग, जिसमें मसालों को पहले भूना जाता है और उसके बाद उसमें कोई चीज़ पकाई जाती है, तो इस तरह से ऑलिव ऑयल की सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ऑलिव ऑयल को अगर आप जस्ट ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दी बेस्ट है। जिस तरह के खाने हमारे यहाँ पकाए जाते हैं उसमें सरसों का तेल या कैनोला का तेल जो होता है वो दी बेस्ट होता है। हमेशा ऑयल उसी जगह से ख़रीदें जहाँ पे आपको यकीन हो कि ये बिल्कुल खालिस मिल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है कि ये खालिस है कि नहीं, तो उसका भी एक तरीका है चेक करने का। ऑयल को किसी भी खुले मुंह वाली कटोरी में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। अगर उसके ऊपर एक हल्की सी पतली सी लेयर आती है जमने की, तो इसका मतलब है ये ऑयल खालिस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनोला या सरसों का तेल जब आप खुला बाज़ार से लाते हैं तो उसे कुकिंग ऑयल में आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। इससे पहले भी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ सरसों के तेल को साफ़ करने की, लेकिन आज की ये रेसिपी उस रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ टू प्यूरीफाई मस्टर्ड ऑयल जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ही मिलेगी। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे सरसों का खुला तेल लिया है मैंने 1 किलो। अभी चूल्हे की आंच को मैंने ऑन नहीं किया है। अब यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन है, तकरीबन 10 से 12 जवे हैं, उनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी लहसुन अवेलेबल नहीं है तो आप आम लहसुन जो होता है उसके 4 से 5 जवे ले सकते हैं और उनको भी आपने छोटे छोटे पीसीस में काट के इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हम ऐसे ऑन करेंगे जैसे कि हम किसी भी चीज़ को दम पे लगाते हैं। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हे की आंच को हमने ऑन किया हुआ है और ये पतीला इतना गर्म है कि हमें गर्म फील हो रहा है, हमारा हाथ नहीं जल रहा है। मेरे ख्याल में आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसमें हल्के से बबल भी बन रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोयला और कोयले को हम मलमल के किसी भी साफ़ कपड़े में ऐड करेंगे और इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने चूल्हे की आंच को स्लो ही रखना है और 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना है। और आप देख सकते हैं इस दौरान मैं देगची को हाथ लगा के देख रही हूँ और ये इतना ही गर्म है कि ये थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, जलता हुआ गर्म नहीं है ये। अब लहसुन को हमने पका पका के ब्लैक या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ये इसी कलर में ही रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें जो एक मखसूस सी तेज़ खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, इस ऑयल को तो मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी भी शेयर की जाए। असल में तरीका वो भी गलत नहीं है, बहुत से लोग उस तरीके से उसको साफ़ करते हैं और बहुत से लोग इस रेसिपी के थ्रू से साफ़ करते हैं। तो जिसको जो तरीका फिजिबल लगता है, आसान लगता है, उसके थ्रू से साफ़ कर सकता है।
तो 1 किलो तेल है और इसे पकते हुए, हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को आपने इसी फॉर्म में इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसको ऐड करने से पहले चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। 1 किलो ऑयल में तकरीबन 30 ग्राम के हिसाब से हमने इसको ऐड करना है, और 30 ग्राम जो हैं ये तकरीबन 2 चम्मच बनते हैं, बड़े खाने वाले चम्मच, ठीक है। तो ग्राइंड तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें किया है, लेकिन 2 चम्मच ही हमने इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से आपने फैला फैला के या तो हाथ की मदद से इस पे ऐड कर दें या चम्मच की मदद से ऐड कर दें, एक ही जगह पे आपने इसको नहीं ऐड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ऑयल को साफ़ करने की बजाय हमने इसको मज़ीद गंदा कर दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। असल में ऑयल में जितनी भी कसावतें होंगी, मुल्तानी मिट्टी उनको अपने अंदर जज़ब कर लेगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि चूल्हा बंद करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसमें ऐड करना है, ये नहीं कि ऑयल ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करें। जो स्टेप्स जैसे मैं बता रही हूँ आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। और कोई भी बर्तन आपने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है जिसका पेंट या उसकी कस उतरती हो, तो स्टील का बर्तन इसके लिए परफेक्ट होता है। अब चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप में से बहुत से लोग इस रेसिपी को देख के हैरान हो रहे होंगे और बहुत से लोगों को ये तरीका पहले से मालूम होगा, राइट। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको इसके हाल पे ही छोड़ देंगे, और आपने इसको ऐसे ही अनकवर नहीं छोड़ना है, बल्कि कवर कर देना है और तब तक इंतज़ार करना है जब तक मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से नीचे बैठ नहीं जाती है। और अब आपके सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि इसको नीचे बैठने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। इस पोटली को अभी हम नहीं निकालेंगे, इसके अंदर ही रहने देंगे और अच्छी तरह से इसको अपना काम करने देंगे, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद जो ऊपर वाला ऑयल था वो मैंने अलग कर लिया है जग में, और आप देख सकते हैं नीचे मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से बैठ चुकी है। लेकिन ये रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसको मज़ीद छानना है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा है नीचे की तरफ बैठी हुई, तो बहुत ज़्यादा तो हमने निकाल लिया है, बाकी की हम अब निकालेंगे। तो ये जीन्स का थैला है और आपने इसको जीन्स के कपड़े में ही छानना है। अब जीन्स को थैले की शेप में सीलें या इससे वैसे ही छान लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर थैले की शेप में इसको सीलेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। और जीन्स का कपड़ा मुकम्मल तौर पे साफ़ होना चाहिए, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब ये ऑयल हम इस थैले में ऐड करेंगे, और आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा बहुत मोटा होता है और ऑयल को इसमें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात भी होगी कि अगर जीन्स अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए, तो उसके लिए कॉफ़ी मशीन में लगने वाले जो फ़िल्टर हैं वो भी इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे आइडिया है कि बहुत कम घरों में वो चीज़ अवेलेबल होगी। जीन्स ऐसी चीज़ है जो हर घर में ही अवेलेबल होती है। अब आपने इस थैले को या तो अपनी आसानी के लिए कहीं लटका देना है और नीचे बर्तन रखना है ऑयल के लिए, या आप इसका लेवल इस तरह से करें देगची का कि इसका ऑयल आसानी से इसमें जा सके। आप देख सकते हैं अभी तक भी इसमें से ऑयल निकलना शुरू नहीं हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब इसमें से ऑयल निकलेगा तो बहुत अच्छी तरह से फ़िल्टर होके निकलेगा, और इस सारे ऑयल को निकलने के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। सरसों के तेल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। बाज़ार से जो हम तेल लेते हैं उसमें किसी ना किसी जगह पे डब्बे पे आपको लिखा नज़र आएगा RBD, जिसका मतलब है रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डिओडोराइज्ड। तो जाहिर है इस सब के लिए वो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप घर में ही ये सारा प्रोसेस करते हैं और कोई भी केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी फ़ायदे हैं उससे सही तौर पे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बर्तन का लेवल थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है, उसके आगे कोई भी वेट रख सकते हैं आप, ताकि देगची आगे की तरफ ना आने पाए। और इसकी जो बेल्ट है थैले की वो मैंने पीछे की तरफ दे दी है। अगर आपके पास भी लटकाने की कोई जगह नहीं है तो आप भी इस आइडिया को आजमा सकते हैं। साफ़ करने के बाद इस ऑयल को आप 3 से 4 माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करें और इसे साथ ही साथ इस्तेमाल करते जाएं। अगर आपके जहन में कोई भी शक शुबा हो कि मिट्टी के ज़रात इसमें रह ना गए हों, तो आप 2 थैले सी लें और इस ऑयल को आप 2 दफ़ा छान लें। इस ऑयल को आप बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुकिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हांडी में या किसी भी कढ़ाई में तो इसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है। हाँ, अगर आप इसे चावल बनाते हैं तो इसमें थोड़ी सी खुशबू रह जाती है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप रूटीन में इसे इस्तेमाल करेंगे तो स्लो स्लो आपको इसकी आदत हो जाती है और बिल्कुल भी इसकी जो खुशबू है वो आपको तेज़ फील नहीं होती है। असल में होता क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसके बाद जो बहुत अच्छी सी तब्दीलियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, उसको देखने के बाद वो मुशक्क़त नहीं लगती है बल्कि आदत बन जाती है, राइट।
तो इस रेसिपी को अपनाते हुए घर में ही बगैर केमिकल के कुकिंग ऑयल आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। टेस्टी। जी हाँ, आज हम टेस्टी खानों को पकाने वाला सरसों का तेल साफ करना सीखेंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सरसों के तेल से आप खानों को पका भी सकते हैं। ये सिर्फ मसाज के काम नहीं आता है। ये तेल जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये प्यूरिफाई नहीं किया हुआ है। और जो कटोरी मैं इस वक्त रख रही हूँ, इसमें प्यूरिफाई किया हुआ ऑयल है। और आप देख सकते हैं साफ होने से पहले और बाद में बहुत वाज़ेह फर्क है। तो चलें देखते हैं किस तरह से आप घर में बहुत आसानी के साथ सरसों के तेल को साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 लीटर ऑयल लिया है और जिस बर्तन में आप इसे प्यूरिफाई करेंगे वो नॉन स्टिक का नहीं होना चाहिए और ना ही कोई पेंट वाला होना चाहिए। अब हमने चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो रखना है। ऑयल जो आपने लेना है वो आपने किसी ऐसी जगह से लेना है जहां आपको मुकम्मल यकीन हो कि ये मुकम्मल तौर पे खालिस ऑयल है, या आप सरसों के बीज खरीद के मार्केट से उसमें से भी ऑयल निकलवा सकते हैं। ये तो बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑयल कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए और जिनको ब्लॉकेज का इशू होता है वेन्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है। आप देख सकते हैं इतनी सी क्वांटिटी इसकी इनफ है और ये गंदम का गूंदा हुआ आटा है। अब आपने इस पे खुश्क आटा नहीं लगाना है। इसको दोनों हाथ की मदद से आपने थोड़ा सा फैला लेना है और एक रोटी की शक्ल में ले आना है, ठीक है। कुछ लोग इसमें प्याज भी ऐड करते हैं और ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग एक दफ़ा इसमें हल्की आंच पे पकौड़ों को तल लेते हैं, उससे भी इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 अज्जा ही ऐड करती हूँ। ये लहसुन है और ये देसी लहसुन है। इसकी 3 से 4 पीसीज आपने इस तरह से छील के इसमें ऐड कर देने हैं। बस इसको अब आपने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे ये ऑयल गर्म होता जाएगा इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें जो हमने गंदम की रोटी ऐड की है वो इतना पकेगी कि खुद ही सतह पे तैरने लगेगी। 15 से 20 मिनट के बाद भी आप देख सकते हैं रोटी अभी वैसी ही है और जो लहसुन के पीसेस हमने इसमें ऐड किए थे इनका कलर भी अभी चेंज नहीं हुआ है। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा और 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पे ही पकाया था। इसको आप किसी भी जाली से कवर करके पकने के लिए छोड़ दें और कोई भी घर का काम कर सकते हैं आप। ये उछल के बाहर नहीं आएगा अगर ये हल्की आंच पे है। लेकिन आपने इसे मुकम्मल तौर पे भूल नहीं जाना है, बल्कि आपने इसे चेक करते रहना है कि रोटी ऊपर तक आई है कि नहीं आई है। इसमें जो रोटी हमने ऐड की है गंदम के आटे की, वो सारी कसावतें अपने अंदर जज़ब कर लेती है। इसके अलावा जो इसकी तेज सी मखसूस स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पहले दौर में तो या देसी घी इस्तेमाल होता था घरों में पकाने के लिए या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल होता था और उस जमाने में बीमारियां भी बहुत हद तक कम थी। इसलिए कोशिश किया करें कि घरों में आप दोबारा से यही हेल्दी चीज़ें लेके आएँ। यहाँ ऑयल को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट हो चुके हैं और गंदम का जो आटा हमने ऐड किया था वो खुद ही सतह पे आ चुका है। इसके अलावा आप गौर करेंगे जो लहसुन हमने ऐड किया था उसका कलर भी काफ़ी हद तक अब डार्क हो चुका है। बस यही निशानी है इसके प्यूरीफाई होने की। और जिस बोतल में मैंने ये ऑयल मंगवाया था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पैंदे में बहुत ज़्यादा कसाफत जमा है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बस लहसुन को और इस गंदम के आटे को अब हम रिमूव कर लेंगे और इस ऑयल को मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर ही। उसके बाद आपने इसे किसी भी जार में या किसी भी बोतल में डाल के सेव कर लेना है। जैतून के ऑयल के बाद ये बेस्ट ऑयल समझा जाता है और जैतून के मुकाबले में इंतहाई सस्ता भी है। आप खाने के बाद अगर प्लेटों को धोएंगे तो ये एक ही पानी के खंगाल से आराम से प्लेट से उतर जाता है। जबकि महंगे से महंगा ऑयल भी अगर आप गौर करें तो वो साबुन के बगैर कभी भी प्लेट से नहीं उतरेगा। और जैसे ही वो प्लेटों पे जमता है ऑयल, इसी तरह से हमारी वेंस में जाके जम जाता है और हमें बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमने सरसों के बीज से जो ऑयल निकलवाया था वो हमने इस बोतल में डाला था और इस्तेमाल से तकरीबन 1 हफ्ता तक मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा और ऐसे ही रहने दिया। और आप देख सकते हैं इसके जो पैंदे में जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये सारी इसकी मैल कुचैल है। तो अगर आप सरसों का ऑयल मार्केट से लाते हैं और बगैर साफ़ किए उसे वैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा कुछ आपके अंदर ही जाएगा। तो बेहतर यही है कि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।